नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। दिल्ली में आज गुजरात चुनाव को लेकर बड़ी अहम मीटिंग हो रही है। होम मिनिस्टर अमित शाह गुजरात के चीफ मिनिस्टर से मिल रहे हैं। गुजरात में किसे टिकट मिलेगा, नाम फाइनल हो रहा है। कल प्रधानमंत्री बीजेपी के दफ्तर जाएंगे और फिर कल देर रात तक गुजरात के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा। क्या गुजरात की बीजेपी की लिस्ट में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट का नाम होगा? क्या गुजरात का चुनाव जीतने के लिए इस बार बीजेपी को मुस्लिम वोट भी चाहिए? बीजेपी ने गुजरात में इस बार सबसे बड़ा टारगेट रखा है। हमारे पॉलिटिकल ब्यूरो को गुजरात के टॉप लीडर्स ने बताया कि इस बार 182 में से कम 130 सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया है। बीजेपी की टॉप लीडरशिप इस गुजरात चुनाव में करीब 50% वोट हासिल करना चाहती है और यह मुमकिन तभी है जब मुसलमान वोटर भी बीजेपी की तरफ आए और मोदी के नाम पर मोहर लगाए। कांग्रेस चुपचाप मुस्लिम मोहल्लों में घूम रही है। जहां सबसे ज्यादा मुसलमान हैं, बाकायदा वोटर लिस्ट में नाम देखकर उनके घरों तक पहुंचा जा रहा है। ओवैसी भी मैदान में आ गए हैं और सियासी पत्थरबाजी शुरू हो गई है। क्या मुसलमान मतदाता ही बनेंगे गुजरात में मोदी की पार्टी के लिए भाग्य विधाता? नेताओं के बयान, रैलियों और सोशल मीडिया पर चल रहे ट्रेंड से आगे बढ़कर हम आपको गुजरात की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी पर सियासी पत्थर चलने शुरू हो गए हैं। मोदी पर पॉलिटिकल पत्थर फेंकने वाले भाईजान हैं। और पीछे गुजरात के मुसलमान वाले वोट बैंक का सियासी तामझाम है। हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम जिंदा हैं और जिंदगी का सबूत लड़के देंगे, मर के देंगे, मर लड़ेंगे इंशाअल्लाह। तो क्या गुजरात का एक भी मुसलमान मोदी को वोट देगा या इस बार बैरिस्टर ओवैसी को चुनेगा? क्या गुजरात के मुस्लिम इलाकों में आम आदमी पार्टी का सियासी पोस्टर घर घर चिपकेगा? या गुजरात के मुस्लिम मोहल्लों में पंजा ही अपना शिकंजा कसेगा? क्या आप ओवैसी साहब को जिताने के लिए आए हैं क्या? क्या इस बार किसकी सरकार बन रही है? क्या लग रहा है इस बार तो अब चुनाव आ गया है, क्या माहौल दिखाई दे रहा है आपको? मौजूदा सरकार से खुश हैं आप? क्या लग रहा है आपको, सरकार कौन बनाने जा रहा है? तो अब तो वोट वगैरह किसको देने जा रहे हैं ये बताइए। अब तो चुनाव का टाइम आ गया है, किसको वोट दे रहे हैं इस बार? तो अब चुनाव अब आ गया है सर पर, क्या लग रहा है इस बार पड़ रहा किसका भारी लग रहा है आपको? गुजरात में दो ही एम का बोलबाला है। एक एम है मोदी, दूसरा एम है वहां के मुस्लिम। गुजरात के इन्हीं 48 लाख मुसलमान वोटर्स पर सबकी नजर है। इस वोट बैंक की सबसे ज्यादा फिक्र बैरिस्टर ओवैसी को है। 6 नवंबर को अहमदाबाद के बाद 7 नवंबर को सूरत। ओवैसी का सियासी रथ ट्रैक पर है, मगर इस पॉलिटिकल ट्रैक पर पत्थर वाला गिमिक भी है। भाईजान अहमदाबाद से सूरत रवाना होते हैं। मोदी को हराने वाले सफर के लिए ओवैसी मोदी की लीडरशिप में ही बनी मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेन चुनते हैं। सेल्फी लेते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और ट्रेन के भीतर बैठते ही वंदे भारत के दौड़ते ही उस पर हमले वाले स्क्रिप्ट फिट कर देते हैं। वंदे भारत पर पत्थर चल गया, मोदी के कहने पर ओवैसी पर हमला हो गया, नैरेटिव बना दिया जाता है, सोशल मीडिया पर घुमा दिया जाता है। मैं आपको फोटो दिखा सकता हूं मीडिया वाले के पास, मेरे पास मोबाइल में फोटो सब पड़े हुए हैं। इतना भारी पत्थर कि वो कांच के पूरा क्रैक हो गया। फिर एक दूसरा पत्थर आया, मतलब 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, 10-15 सेकंड में किसी ने 2 पत्थर लगातार उठा के मार। ओवैसी साहब ट्रेवल कर रहे हैं ना, अरे तुम पत्थर मार लो मोदी जी, तुम आग बरसा दो मोदी जी, लेकिन ये हक की आवाज ना कभी रुकी है ना रुकेगी, ना इंशाअल्लाह ताला कभी रुकेगी। कायम हवा में बात नहीं करता वारिस पठान, प्रूफ है, फोटो निकाला है।
दो बातें हैं, या तो वंदे भारत पर पत्थरबाजी हुई या फिर अचानक पत्थर उछलकर लगने से कांच टूटे। मगर इसे जिस तरह बताया गया, जिस तरह फैलाया गया, वो सिर्फ और सिर्फ एक सियासी कहानी थी। सच्चाई ये थी कि वंदे भारत एक्सप्रेस में ट्रेन के शीशे सूरत में नहीं टूटे, बल्कि सूरत से पहले अंकलेश्वर यार्ड में टूटे। मगर भाईजान की पार्टी ने इसमें सियासी टॉनिक ढूंढ लिया, मुस्लिम वोट के लिए विक्टिम कार्ड प्ले कर दिया। उस समय किसी को ऐसा प्रतीत नहीं हुआ है दिखाने की किसी ने डेलिबरेटली फेंका है, या ट्रैक के बगल में कभी कभी कुछ मिसकरेंट्स आते हैं जो कि फेंकते हैं ऐसे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कोई स्ट्रे स्टोन या फिर उड़ता हुआ कोई, या किसी से टकरा करके कोई रिफ्लेक्ट होता है कभी स्टोन, वो ऐसी कुछ हिटिंग की घटना है। लेकिन फिर भी डिटेल में इसकी जांच चल रही है, क्योंकि ये अंकलेश्वर यार्ड के आसपास की घटना ऐसी लग रही है। जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि वो कांच उस वक्त नहीं पत्थर फेंका गया, तो पहले से टूटी हुई थी, पहले से इस पे पहले से यस, हाँ, क्योंकि जो फर्स्ट रिपोर्टिंग हुई थी पोस्ट सूरत हुई थी और ये घटना सूरत के पहले की है। तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे कोई डेलिब्रेट अटेम्प्ट नहीं है, कुछ स्ट्रे कभी कोई पत्थर होता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से हिट करके रिफ्लेक्ट होके आ जाता है। फिर भी हम लोग उसकी जांच कर रहे हैं, किसी भी एंगल को नकार नहीं रहे हैं, जांच कर रहे हैं उसकी। मोदी के सारे दुश्मनों ने इस वक्त अपना फोकस गुजरात के मुस्लिम मोहल्लों में सेट कर रखा है। किसी को भाईजान का वोट बटोरना है, किसी को कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध मारनी है। सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन हर किसी के टारगेट पर मोदी है। मुस्लिम मोहल्लों में वोट वाली इस प्रयोगशाला का पहला एक्सपेरिमेंट हो रहा है अहमदाबाद के जमालपुर में, जो एक मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है। यहां 59,000 से ज्यादा वोटर्स हैं, यानी करीब करीब 30% मुसलमान वोटर इस सीट पर है। जमालपुर खड़िया वो विधानसभा सीट है जहां लगातार 32 साल तक बीजेपी ने जीत हासिल की। 1980, 1985, 1990, 1995, 1998, 2002, 2007, 2012 आंकड़े आपके सामने हैं। मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका होते हुए भी यहां बीजेपी का वर्चस्व रहा। 2017 के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार ने इस सीट को अपने कब्जे में लिया, लेकिन अब की बार जमालपुर खड़िया में फाइट दो तरफा नहीं, चौतरफा है। इसीलिए भाईजान ने मिशन गुजरात के लिए सबसे पहले अहमदाबाद के इसी लोकेशन को चुना और सबको लपेट लिया। कांग्रेस पार्टी एक गोडाउन है और भाजपा शोरूम है। छोटा रिचार्ज, अब ये छोटा रिचार्ज का नाम आप पार्टी है। आज आकर बड़े बड़े दावे करते हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, आसमान से तारे तोड़कर लाएंगे, मगर ये छोटा रिचार्ज ये कह रहा है कि मैं छोटा मोदी हूं, अब बड़ा मोदी बनना चाहता हूं। उन्हीं के नक्शे कदम पर चल पड़ा है कि नहीं नहीं, मैं छोटा मोदी नहीं, मैं बड़ा मोदी हूं। अगर आप कांग्रेस और आप वोट देंगे तो याद रखिए इसका फायदा भाजपा को होने वाला है। आज आप देख रहे हैं कि भाजपा की 27 साल से गुजरात में सरकार है। आज देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी, जो गुजरात के मुख्यमंत्री भी थे, आज कह रहे हैं कि गुजरात को मैंने बनाया। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गुजरात को मैंने बनाया। कि नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर बनने से पहले गुजरात में कुछ भी नहीं था क्या? आपने गुजरात को नहीं बनाया, आपने गुजरात की जनता को बेवकूफ बनाया। मई 2022 के बाद से ही बैरिस्टर ओवैसी लगातार गुजरात का राउंड लगा रहे हैं। उनका पूरा फोकस गुजरात के दलित और मुस्लिम वोटर्स पर है। जमालपुर गुजरात अहमदाबाद में सबसे हार्डकोर मुस्लिम इलाका है, लेकिन इस बार मुस्लिम समाज के दिमाग में क्या चल रहा है? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि योजनाओं का लाभ बहुत ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि केजरीवाल और जो कांग्रेस पार्टी है वो कहीं ना कहीं इस बार भारी पड़ रही है, बदलाव चाहिए। लेकिन असल बात ये है कि अहमदाबाद की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो वाकई में चाहती क्या है। हम इस समय जमालपुर के सबसे हार्डकोर चकला और जो उन इलाकों में जा रहे हैं जहाँ
ज़्यादातर अधिकांश व्यवसाय होता है, महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, उनसे बात करेंगे आखिरकार वो उनके दिमाग में क्या चलता है। चलिए सर, हमें थोड़ा जमालपुर के लोगों से रूबरू कराइए। आम आदमी पार्टी आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर अपना कैप्चर करने, भगवंत मान की ये पोस्टर लगा हुआ है। ये गुजराती में क्या लिखा हुआ है आप मुझे बता सकते हैं क्या? हार्दिक स्वागत। हार्दिक स्वागत। तो भगवंत मान यहाँ पर आ रहे हैं कुल मिलाकर। तो आम आदमी पार्टी अलग कोशिश कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी आपको टैक्सी के पीछे पोस्टर लगे हुए आपको दिख जाएंगे, छाते बांट रहे हैं अपनी पार्टी के लगे हुए। तो मिलाकर मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने के लिए पूरी पार्टी जद्दोजहद कर रही है। सवाल यह है कि क्या सिर्फ केजरीवाल के पोस्टर चिपकाने से, कार के पीछे बैरिस्टर ओवैसी की फोटो लगाने से जमालपुर खड़िया का मुस्लिम वोटर मान जाएगा, या अब की बार वो मोदी के साथ ही जाएगा? जवाब के लिए हमने इस मुस्लिम बहुल इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा। मोदी जी की जो योजना है, तो मतलब मोदी जी की योजना यहाँ पर अच्छी चल रही है कुल मिला वो अच्छी, ये एक ही अच्छी योजना है। मतलब आप कुल मिला के मान रहे हैं कि आयुष्मान योजना अच्छी है? आयुष्मान योजना आप आयुष्मान की बनाने के लिए आए हैं, तो आपको क्या लगता है सरकार क्या कौन अच्छा काम कर रही है ये बताइए? मैं भाजपा का नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 27 साल से सरकार है अच्छी। हाँ, ओवैसी साहब तो केजरीवाल को छोटा रिचार्ज कह रहे हैं कि वो छोटा रिचार्ज है। अच्छा, आप बताइए, आप इस बार चुनाव में किसको वोट देने जा रहे हैं? आप भाई साहब से पूछ दीजिए, इस बार के चुनाव में किसका पलड़ा भारी है आप बताइए? बीजेपी का पलड़ा भारी। क्या अच्छा लगा आपको? तो पूरे गुजरात में तो AIM कहाँ उतार रही है? कुछ भी नहीं उतार रही, तो धीमे धीमे बनेंगे ना। पहले बीजेपी भी थोड़ी थी, बीजेपी भी पहले एक ही थी सीट यहाँ पे गुजरात में, अभी बन गई ना। हम भी बनाएंगे धीरे धीरे, करवाएंगे ओवैसी साहब का माल कराएंगे, बेशक कराएंगे। वो तो कह रहे हैं कि केजरीवाल छोटा रिचार्ज है, मोदी जी ने गुजरात नहीं बदला, ये सब बातें कर रहे हैं। छोटा मोदी है, इधर सुनो वो भाई, वो छोटा मोदी है, वो अपने आप को बड़ा मोदी बनाना आया है, वो छोटा मोदी है। ये बताइए, इस बार आप चुनाव में किसको जिता रहे हैं? भाजपा को। क्या अच्छा लगा उसमें सरकार में? माथाकूट नहीं है, कहीं दंगा प्रसाद नहीं है, इतना फर्क है ना। दूसरी पार्टी क्या दंगा फसाद करती है? म्यूनसिपालिटी क्यों करेगी? है। तो और क्या बेहतर लगा फिर काम में आपको भाजपा का? सब बाजू अच्छा काम होता है, सभी बोल रहे हैं और क्या भी बोल रहे हैं। नमस्ते जी, क्या नाम है आपका मैम? हाजरा जी। अच्छा, तो हाजरा जी, मैं तो देख रहा हूँ कि अमूमन जल्दी कोई मुस्लिम बात करने से कतराता है। नहीं कतराते हैं। आप नहीं कतरा रही हैं? एजुकेटेड हमारे घर पे सब टीचर वगैरह। यही वजह है कि हिजाब वगैरह के मुद्दे में हो रहे हैं, लेकिन आप उतना ज़्यादा आप नहीं इसको मुद्दे पे नहीं खो रहे। नहीं खो रहे हैं आप लोग पढ़े लिखे सब एजुकेशन। तो क्या इस बार किसकी सरकार बन रही है, क्या लग रहा है आपको? इमरान भाई को, वो हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। जो कहा किसी बच्चा भी उनको बोल दे वो काम हो जाए, कभी मना नहीं करते, बहुत खुश इंसान है। लेकिन 27 साल से तो बीजेपी की सरकार है, आपको लग रहा है बढ़िया काम नहीं किया उन्होंने? नहीं, हमारे लिए तो यही है भाई। विकास में 2-3 चीजें अच्छी हुई। एक तो गुंडा राज खत्म हो गया, सबसे पहले गुंडा राज खत्म है यहाँ पे। जो एक दूसरों के दादागिरी से मकान ले लेते थे, उनसे जमीनें पड़ा लेते थे, बस वाइट कॉलर करा बस। तो आप किसको जिता रहे हैं चाचा इस बार? देखेंगे क्या माहौल बंदा। अभी क्या माहौल दिख रहा है आपको? नहीं पड़ता। अभी मैं कल ओवैसी साहब यहाँ पे देखा कि ओवैसी साहब आए हुए थे। उसका तो कोई क्लास ही नहीं, तो मतलब ही नहीं। जमालपुर खड़िया में मुस्लिम हिंदू वोटर्स का रेशियो 60 और 40 का है। यानी अगर हिंदू समुदाय के वोट कांग्रेस को नहीं मिले तो इस सीट से मौजूदा कांग्रेस विधायक का जीतना मुश्किल है। रही बात ओवैसी की, तो उनके उम्मीदवार भले न जीते, लेकिन वो कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध यकीनन लगाएंगे, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। हालांकि ग्राउंड जीरो पर तस्वीर कुछ और है। जो घरेलू महिलाएं ज्यादा अच्छे से बता पाएंगी। महंगाई हो रही है क्या आंटी? आपको लगता है महंगाई ज्यादा बढ़ गई है क्या? ज्यादा ही बढ़ गई है ना। अच्छा, तो इसका चुनाव पर असर होगा क्या? वोट किसको देंगे फिर आप? कांग्रेस। वो तो देखेंगे, अभी नहीं बताएंगे किसको वोट देंगे। तो अभी की सरकार बढ़िया काम कर रही है कि नहीं? क्या बढ़िया कर रही है, महंगाई कर रही है। तो अब तो वोट वगैरह किसको देने जा रहे हैं ये बताइए। अब तो चुनाव का टाइम आ गया है।
वोट किसको दे रही हूँ? हाँ। कांग्रेस भी होता है अपने यहाँ पे। अच्छा, यहाँ क्यों? आप इनको देख के बोल रहे हैं ऐसा इसलिए? नहीं है, इनसे कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ। अपने यहाँ पहले से कांग्रेस ही चल दिया। क्या किया? यहाँ काम कर रहे हैं ना लोग, ऐसा अच्छा, काम करो उसको वोट देते हैं। जमालपुर खड़िया के मुस्लिम वोटर्स के दिमाग में भाईजान भी हैं, कांग्रेस के इमरान खान भी हैं, जबान पर मोदी का नाम भी है। यहाँ तो फिलहाल आम आदमी पार्टी का नामो निशान भी नहीं। इस सीट का कैलकुलेशन कैसे बीजेपी के फेवर में जाएगा, इसे एक आंकड़े से समझिए। 2017 के चुनाव में जिन 117 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या 10% थी, उन सीटों पर कांग्रेस ने 50 जबकि बीजेपी ने 62 सीटें जीती। कांग्रेस का वोट परसेंट 41.52% था, बीजेपी का 47.99% था। इसी तरह जिन 53 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स 10 से 20% थे, वहां कांग्रेस को 22 और बीजेपी को 31 सीट मिली। कांग्रेस के खाते में 41.90% और बीजेपी के खाते में 51.70% वोट गए। जिन 12 सीटों पर मुस्लिम 20% से ज्यादा थे, वहां कांग्रेस को 5 और बीजेपी को 6 सीट पर जीत मिली। कांग्रेस का वोट शेयर 38.59% और बीजेपी का वोट शेयर 48.01% रहा। इसका सियासी गणित समझिए। 2017 में 10% मुस्लिम वोटर्स वाली 117 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के वोट शेयर में करीब 6% का गैप था। बीजेपी ने बढ़त बनाई थी। 10 से 20% मुस्लिम वोटर्स वाली 53 सीटों पर बीजेपी को कांग्रेस के मुकाबले करीब 10% वोट शेयर का फायदा हुआ, जबकि 20% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स वाली 12 सीटों पर भी कांग्रेस की तुलना में बीजेपी का वोट शेयर 10% ज्यादा था। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि गुजरात में मुस्लिम डोमिनेटेड इलाकों में फाइट सीधे सीधे कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। केजरीवाल और ओवैसी की एंट्री का मतलब यह होगा कि सीधे सीधे मुस्लिम वोट बटेगा और सीधा फायदा मोदी को होगा। अहमदाबाद का जमालपुर विधानसभा इलाका सबसे बड़ी मुस्लिम बाहुल सीट है और मैं इस वक्त जमालपुर के पतंग बाजार में खड़ा हूं, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पतंग बाजार है। इस सीट के लिए कहा जाता है कि आज़ादी के बाद जब जनसंघ की स्थापना हुई तो बीजेपी ने सबसे पहली अगर गुजरात में कोई सीट जीती थी तो वो यही सीट थी और भट्ट परिवार लगातार दशकों तक के इस सीट से चुनाव में जीत दर्ज करता आया है। लेकिन 2017 का जब चुनाव हुआ तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि इस बीजेपी के गढ़ को कांग्रेस ने जीता और इमरान जो यहाँ से थे विधायक कांग्रेस के अभी मौजूदा हैं, उन्होंने यहाँ पर जीत दर्ज की। लेकिन इसके बाद अब यानी जो गुजरात के चुनाव होने वाले हैं उसमें अहमदाबाद की इस सीट पर सबसे ज़्यादा कड़ी टक्कर इसलिए भी है क्योंकि इस मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने के लिए ओवैसी, केजरीवाल, कांग्रेस, बीजेपी सब ने पूरी ताकत लगा दी है और ओवैसी, केजरीवाल के अलावा तमाम नेताओं ने लोक लुभावने वादे भी खूब करने शुरू कर दिए हैं। यही वजह है कि अब जितने भी यहाँ के मुसलमान हैं वो कभी केजरीवाल की बात कर रहे हैं तो ओवैसी की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने के लिए क्या बीजेपी की परंपरागत ये सीट इस बार अपने किले को बजा पाएगी या फिर कांग्रेस दोबारा इस सीट पर जीत फतह कर लेगी? इसके लिए तैयारी सभी पार्टियों ने कर ली। 2017 में मुस्लिम वोटों के स्विंग से इतना तो क्लियर है, गुजरात के मुसलमान ओवैसी या केजरीवाल को पसंद करें या ना करें, लेकिन मोदी से मोहब्बत तो करते हैं। खुलकर भले ना कहें, लेकिन कई मुस्लिम बहुल इलाकों में वोट मोदी के नाम पर पड़ते हैं। अलग अलग ओपिनियन पोल से भी ये बात निकलकर सामने आई है। इंडिया टीवी मेटेराइज के सर्वे में सवाल पूछा गया, गुजरात का मुसलमान अब की बार किसके साथ है? इसके जवाब में 14% ने बीजेपी का बटन दबाया, 62% ने पंजे को चुना, जबकि आम आदमी पार्टी 21% पर अटकी हुई है और AIMIM जैसी पार्टियां फिलहाल तो कहीं नहीं दिख रही। मोदी के नाम पर EVM का बटन दबाने वाले मुसलमानों में वो चेहरे भी हैं जिन्हें मोदी ने आयुष्मान भारत दिया, अपना आशियाना दिया, सिर के ऊपर छत की व्यवस्था की और इस बार ये सब गेम चेंजर होगा। क्या लग रहा है इस बार अब तो चुनाव आ गया है, क्या मन बनाया है, किसने अच्छा काम किया?
अच्छा काम तो अभी मोदी जी आए हैं, कर रहे हैं, आगे भी करे। हाँ। अच्छा तो बहुत अच्छा है। 28 साल से आपने किसको चुना है? पहले इससे पहले तो कांग्रेस थी, इस बार से मोदी साहब आए, भाजपा आई तो भाजपा को ही वोट दिया। फिर देखते हैं, फिर देंगे। अभी तक क्या किया आपके लिए? अभी तक तो ठीक ही किया, अच्छा ही है सब। अच्छा किया है। केजरीवाल का भी ऐसा लग रहा है कि बस कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं तो बीजेपी बची, बीजेपी बची है। अच्छा काम कर रही है। काम तो वैसे भी दिख रहा है, हाँ, ठीक ठाक है। गुजरात मॉडल पसंद है आपको? तो अब तो चुनाव वगैरह आ गए हैं, क्या लग रहा है किसका सरकार बन रही है? सरकार तो भाजपा की बने। अच्छा, कैसे? डबल इंजन सरकार है तो वही बने। अच्छा, और केजरीवाल जी आ गए हैं अब तो यहाँ पे, ओवैसी साहब भी ताकत लगा रहे हैं। नया मामला है। नया मामला है, विश्वास नए मामले पे कम है। हाँ, धंधा करने वाला तब पता चलेगा 27 साल पुरानी है। हाँ? देखो आएगा तब पता चलेगा कि कौन आएगा। चुनने वाले तो आप ही लोग हैं। हाँ, पर 27 साल पुरानी है तो उसको होगा ना सब नेटवर्क इसका। हाँ, वो तो बात है ना। किसकी बात कर? डबल इंजन सरकार है ना, प्लस पॉइंट वो ही है सबसे ज्यादा। डबल इंजन का प्लस पॉइंट है, बस। सिंगल इंजन का काम नहीं चलने वाला। मेरे अकेले के वोट देने की थोड़ी बनेगी। हाँ। जनता किसको देती है, देखो किसकी बनती है सरकार। माहौल किसका लग रहा है आपको? कोई कहता है भाजपा सरकार आएगी, कोई कहता है कांग्रेस आएगी, कोई कहता है आम आदमी पार्टी आप आएगी। किसको वोट डालने जा रहे हैं? हम तो देखो अभी वोटिंग आएगा तब बताएंगे, लेकिन कुछ सोचा होगा किसको देंगे? अभी तो कुछ सोचा नहीं है, मगर वो टाइम पे देखेंगे किसको देंगे। वो पहले किसको दिया था? चलता है अभी, भाजपा को भी चलता है, कांग्रेस को भी चलता है, ऐसा है। गुजरात के 4 करोड़ 90 लाख वोटर्स में से करीब 48 लाख मुस्लिम हैं और इनमें से ज्यादातर करीब 15% शहरी इलाकों में रहते हैं। 6% मुस्लिम वोटर्स गुजरात के ग्रामीण इलाकों में हैं। गुजरात विधानसभा की 20 कंस्टिट्यूएंसी में मुस्लिम वोटर्स सीधे सीधे डिसीजन मेकर्स हैं। ये वही नंबर्स हैं जिनकी वजह से भाईजान कभी अहमदाबाद के मुस्लिम मोहल्लों में तो कभी सूरत के मुस्लिम बहुल इलाकों में नॉन स्टॉप राउंड लगा रहे हैं। मोदी जी, आपने गुजरात को बनाया नहीं, आपने गुजरात की गयूर गुजरातियों को आपने बेवकूफ बना दिया। आपने सबको बना दिया। आपने कहा 15 लाख गरीब उछल पड़ा, पूरे 15 लाख। आपने कहा 2 करोड़ नौकरी, तो नौजवान बोला ओए 2 करोड़ नौकरी, सब गए। कहां गए 15 लाख, कहां गए 2 करोड़? मेरे आज के भाषण के बाद अब कांग्रेस के लोग भी आएंगे, भाजपा के लोग भी आएंगे, वो दिल्ली का छोटा रिचार्ज भी आएगा, वो भी आकर बोलेगा ये भड़काऊ भाषण देता है। तुम क्या करते? तुम कव्वाली गाते ना मोदी के सामने बैठकर। तुम पूरे के पूरे हारमोनियम और तबलची बजाने वाले, सच्चाई को तुम बयान नहीं कर सकते। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि तुम मुझे नजर से गिरा तो रहे हो ये लाइटर वेन में, तुम मुझे नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। शम्मा जो जलाई है मेरी वफा ने, शम्मा जो जलाई है मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो तो बुझा ना सकोगे इंशाअल्लाह। ओवैसी कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि गुजरात के मुस्लिम मोहल्लों में बीजेपी की भी अच्छी खासी पकड़ है। बीजेपी के पारंपरिक 20% मुसलमान वोटर्स डटे हुए हैं। अलग अलग असेंबली सेगमेंट्स में बीजेपी ने कम से कम 100 अल्पसंख्यक मित्र की मुहिम शुरू कर दी है। पिछले महीने ही बड़ी संख्या में मुस्लिम वर्कर्स ने बीजेपी ज्वाइन की है। मगर क्या ओवैसी के सूरत दौरे के बाद सूरत के मुसलमानों ने अपना मूड चेंज कर लिया है? क्या कांग्रेस बैकडोर से एंट्री करने की फिराक में है? सूरत के मोहल्ले मोहल्ले में चप्पे चप्पे पर क्या चल रहा है, इंडिया टीवी रिपोर्टर ने पूरी पड़ताल की है। सूरत इलाका तो वैसे ही देश में बहुत मशहूर है भाई, डायमंड सिटी है ये। डायमंड सिटी चमक रही, चुनाव में भी चमकेगा या क्या लग रहा है आपको? देखते हो तो अभी चुनाव होने के बाद ही पता चलेगा। क्या मूड है इस बार? अभी तो कोई सोचा नहीं, किसको वोट देना चाह रहे हैं? वो भी नहीं सोचा है। क्यों? देखते हैं। तो इससे पहले तो वोट दिया ही होगा आपने। दिया। तो किसको दिया? बीजेपी को ही दिया था। बीजेपी को दिया। काम किया है बीजेपी ने क्या लगता काम है? ब्रिज का काम अच्छा कर रही है। गुजरात मॉडल का विकास हो रहा है। हाँ। सलाम चाचा, कैसे हैं आप? बढ़िया। पुराने बाशिंदे हैं आप यहाँ के लग रहा है।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल बासित है। अब्दुल बासित साहब, क्या लग रहा है इसमें सूरत तो चमक रहा है, गुजरात मॉडल चमक रहा है क्या? है? चमक रहा है। मैं कह रहा हूँ सूरत तो मुझे चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या गुजरात मॉडल चमक रहा है? किस चीज़ से? तो चुनाव आने वाला है, इसी चीज़ पे पूछ रहा हूँ मैं। चुनाव आता है तो हाँ। चुनावी तो माहौल रहता है, हाँ, लेकिन आनी तो भाजपा चाहिए। अच्छा भाजपा आनी है, ये कुछ भी हो जाए, काम किया है बीजेपी ने? हम करे या ना करे, हाँ। गुजरात तो गढ़ है भाजपा का। तो गढ़ है तो क्या हुआ, कांग्रेस की भी तो सीटें लगा आई थी कोई पिछली बार। क्लास नहीं, अगर खरीद हो जीत के भी आएंगे तो बिक जाएंगे। तो ये आप काम के बल पे बोल रहे हैं, मजबूरी पे बोल रहे हैं? नहीं, जो है वो पैक बता रहा हूँ। चलिए मुझे ये बता दीजिए कि ओवैसी साहब का क्या होगा? ओवैसी साहब कह रहे हैं कि देखो, वो उसको तो यहाँ हम पे मानते सुरक्षित ही नहीं है पत्थर। हम तो उसको मानते ही नहीं, अच्छा, मानते नहीं। उसको बंदे को नहीं मानते। और केजरीवाल? केजरीवाल ने तो उधर काम किया है दिल्ली में, गुजरात में तो आया नहीं है। क्यों वो कह रहे हैं फ्री लाइट देंगे? सबसे पहले तो सूरत में ही बोला था। देखो गुड़ तो सभी दे जाते हैं। हाँ। इसको क्या बोलते हैं? लॉलीपॉप। लॉलीपॉप वो इलेक्शन के पहले हर नेता देता है, हर पार्टी वाला देता है, समझ रहे हो ना? वो तो आप मुझसे बेहतर जानते हो। ये होगा वो होगा, ये अपने करेंगे वो करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, करता कोई नहीं। अंसारी साहब, इस बार माहौल क्या दिख रहा है चुनाव का, आप ये बताएं। चुनाव का माहौल तो अभी मोदी साहब की लहर है। मोदी साहब की लहर है। सबसे विकास में तो बहुत ही बेहतर है। और क्या अच्छा लगता है आपको सरकार में? उनकी बहुत सारी योजना है, जैसे आयुष्मान कार्ड है। हाँ। गरीबों को उससे बहुत लाभ मिलता है। नहीं तो पहले ऐसा होता था, अटैक या किडनी की बीमारी अगर से होती थी तो उनका घर गिरवो हो जाता था या बिक जाते थे। लेकिन आयुष्मान कार्ड आए जब से उनको ये योजना का मिलता है लाभ, तो इससे बेहतर और क्या है? मोदी साहब इससे बढ़ के और क्या देंगे? तो फिर केजरीवाल और जो ओवैसी साहब आए हैं, केजरीवाल तो कह रहे हैं फ्री लाइट दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। वो तो अभी देखो, पहले चुनाव के अंदर तो तमाम नेता जो है वादा करते हैं। अच्छा। हमें तो ये देखना है कि कौन उस पर अमल करता है। ठीक है। अच्छा, मैं आखिरी सवाल पूछता हूँ, बतौर मुसलमान, गुजरात का मुसलमान चाह क्या रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है? क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बोल तो कुछ रहा है, चाहता कुछ और है। नहीं, देखो, जो गुजरात के लोग हैं वो मोदी से प्रेम तो रखते हैं। हाँ। वो मोदी से बहुत प्रेम करने वाले, क्योंकि वो मोदी साहब भी खुद गुजरात के हैं। हाँ। तो इसका फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ठीक है। रांदेड़ इलाका है, रांदेड़ सूरत का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल इलाका है और ख़ास बात यह है कि सूरत विधानसभा इलाके में 16 विधानसभा सीटें हैं सूरतपुर में, और उसमें 15 बीजेपी के पास है, 1 कांग्रेस के पास है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस बार सभी पार्टी के जो लोग हैं वो मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि केजरीवाल जब सबसे पहले आए थे सूरत, तो उन्होंने ही इस गुजरात में नारा दिया कि फ्री बिजली लोगों को दिया जाएगा। उनका टारगेट था कि मुस्लिम वोट बैंक कहीं ना कहीं वो लुभा सके। और उसके बाद जब ओवैसी यहाँ पर आए तो ओवैसी ने भी तमाम वादे किए। ओवैसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मेरी गाड़ी पे पथराव हुआ है और वो सूरत में बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं है, यानी लॉ एंड ऑर्डर पर भी उन्होंने सवाल उठा दिया। लेकिन यहाँ का मुसलमान क्या चाहता है, उसकी एक बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, महंगाई चरम पर है और एक परिवर्तन की बात कह रहा है। ये परिवर्तन कितना ज़्यादा सफल हो पाएगा ये वक्त बताएगा। बहरहाल जो तमाम लोग यहाँ पर वादे करने आ रहे हैं उनको यहाँ की जनता गौर से सुन रही है और इस बार के गुजरात के चुनाव में ख़ास तौर पे गुजरात का मुसलमान बुनियादी ज़रूरतों के आधार पर अपना वोट देगा, जो कि यहाँ का मुसलमान कह रहा है। दिनेश कुमावत के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी, सूरत। आज चंद्र ग्रहण था। भारत में 4:41 पर ग्रहण लगा और 6:19 पर खत्म हुआ। देश भर में मंदिर बंद रहे, ज्योतिष में यकीन रखने वाले तरह तरह के उपाय करते रहे। विज्ञान चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण को एक नॉर्मल फिनोमेना मानता है, लेकिन सनातन धर्म नक्षत्रों की गति, ग्रह, गोचर, इन सब का बड़ा विचार मानता है। ग्रहण के आधार पर शुभ अशुभ तय होता है, शकुन अपशकुन तय होता है। वैसे तो ज्योतिष के मुताबिक आकाश में दुर्योग से बनी काली छाया अब खत्म हो गई है, चंद्रमा की परछाई हट चुकी है, लेकिन सोशल मीडिया से लेकर आम बातचीत में अभी चंद्र ग्रहण को लेकर तरह तरह के डर बने हुए हैं। लगातार ट्वीट भी किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि 3 महीने तक अभी खतरा रहेगा, कोई कह रहा है कि अब दुनिया में तबाही आएगी, कोई कहता है कि अब युद्ध और भीषण होने वाला है। इन तमाम बातों का सच क्या है? क्या चंद्र ग्रहण का खतरा वाकई अभी तक नहीं टला है? ये सारी बातें कोरी कल्पनाएं हैं या इसका कोई वैज्ञानिक और ज्योतिषीय आधार भी है? आइए समझते हैं।
सूतक का साया हट गया, चंद्रमा ग्रहण की छाया से मुक्त हो गया, मंदिर का कपाट खुल गया, भगवत दर्शन शुरू हो गया। यह वर्ष 2022 का अंतिम चंद्र ग्रहण था। अंतिम चंद्र ग्रहण का सीधा अर्थ है अब इस ग्रहण के बाद इस साल कोई दूसरा चंद्र ग्रहण नहीं होगा। जब आप बड़े हाईवे पे जाते हैं, अगर बहुत बड़ा लाइट सोर्स लगा है, बीच में से बड़ी बस निकल रही है, उसकी शैडो आपकी कार पे पड़ती है, टू व्हीलर पे, उससे कुछ होता है आपको? कुछ नहीं। तो इस सेलेस्टियल इवेंट से हमें भी कुछ नहीं होता। दे आर वेरी वेरी इंजॉयबल इवेंट्स हैं कि आप उनका घर से बाहर निकलें, मून को आप नेकेड आई से देखें, नग्न आंखों से देखें, टेलीस्कोप की भी जरूरत नहीं है, लेकिन सोलर इक्लिप्स के समय बहुत सुरक्षा रखना पड़ती है, आंखों की खासकर सुरक्षित तरीके से देखें, वरना चंद्रग्रहण को तो आप निहारें। जो भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, बाद में भी चंद्र ग्रहण देखेंगे, तो घरों से बाहर निकलें और जब भी चांद आसमान में आता है और ग्रहण की अवस्था में है, बिल्कुल निहारें। मेरे जैसे लोग जो कि एस्ट्रोनॉमी को लेके बहुत पैशनेट हैं, वो नहीं देख पा रहे हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस कि वो होराइजन पर काफ़ी नीचे है, 9 डिग्री पर ही है। सिंपली आप गूगल पर वेब लिंक्स है बहुत सारे जो कि लाइव फीड दे रहे हैं भारत के अलग अलग पार्ट से, जैसे कि मैंने बताया नॉर्थ ईस्ट पार्ट से। तो आप गूगल पर जा सकते हैं, आप सर्च करिए वेब लिंक्स और आप लाइव फीड वहाँ से देख सकते हैं। एक सवाल मैम ये है कि जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, ज्योतिषाचार्य होते हैं, उनकी अलग उनका बोलना होता है कि ऐसे टाइम में बाहर नहीं निकलना चाहिए, सूतक वगैरह जो चीज़ें आपको पता है, उस पर आप क्या कहेंगे? तो हम बाहर निकले हुए हैं इस वक्त, आई थिंक हम बिल्कुल ठीक है, हम पर कोई ऐसा प्रकोप नहीं हो रहा है। मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकती, वो एस्ट्रोलॉजर्स की अपनी आइडियोलॉजी और फिलॉसफी है, और बीइंग एन एस्ट्रोनॉमर, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोनॉमर हूँ, तो मेरी अपनी आइडियोलॉजी और फिलॉसफी है कि ये एक पूरी तरह से एक साइंटिफिक इवेंट है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप खाना नहीं खा सकते या आप बाहर नहीं निकल सकते या आप सो नहीं सकते, जो कि आमतौर पे बोला जाता है। हमारे बड़े बूढ़े भी ये सारी बातें बोलते हैं, बहुत सारे ज्योतिषाचार्य भी ये सारी बातें बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि अब काफ़ी हद तक हम प्रोग्रेस कर चुके हैं, हमारी सोसाइटी बहुत प्रोग्रेस कर चुकी है, और अब सभी को पता है कि साइंटिफिक तौर पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय अवधारणा में ग्रहण अपशकुन होता है, इसके बुरे प्रभावों से लोग आशंकित रहते हैं, इसीलिए ग्रहण में बचाव पर जोर दिया जाता है। यूं तो ग्रहण एक खगोलीय घटना है। विज्ञान कहता है कि सूरज और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, इसलिए ग्रहण लगता है। मगर विश्व को विशुद्ध भारतीय मनीषा की देन ज्योतिर्विज्ञान मात्र ग्रहण की नहीं, उसके प्रभाव की बात करता है। ज्योतिर्विज्ञान की अपनी गणना है। यह संयोग नहीं है कि पंचांग और वैज्ञानिकों का कैलकुलेशन एक ही दिन ग्रहण ठहराता है। पंचांग अभी से बता रहे हैं अगला संपूर्ण चंद्र ग्रहण अब 3 साल बाद 2025 में होगा। चंद्र ग्रहण 1 घंटे में खत्म हो गया। चंद्र ग्रहण की उपछाया 4 घंटे में खत्म हो गई। सूतक काल लगभग 11 घंटे रहा। तो क्या ग्रहण का प्रभाव पूरी तरह खत्म हो गया? जब 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स एक ही लाइन में आने वाली हैं, तो जब वो नज़दीक आने लगती हैं तो एक दूसरे से इंटरमिंगल होने लगती हैं, और जब ग्रहण तो एग्जैक्ट जब तीनों एक लाइन में होंगे और एक बीच से गुजरेगा तब पड़ेगा, लेकिन जब उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मिल करके मूव करने लगती हैं, उस ग्रहण उस काल को सूतक काल कहते हैं, और वो पहले से इफेक्टिव होने लगती है। लेकिन अब आप ये भी कह सकते हैं, इसमें एक सवाल बनता है कि अगर पहले से सूतक लगा है तो ग्रहण खत्म होते ही टर्न से अलग कैसे हो जाता है? जी नहीं, सावधान, किसी मुगालते में न रहें। ग्रहण का प्रभाव आने वाले 3 महीने तक रहेगा। इस बार 15 दिन के भीतर 2 ग्रहण पड़े थे। 25 अक्टूबर को खग्रास सूर्य ग्रहण, 8 नवंबर को पूर्ण चंद्र ग्रहण। इस सूर्य और चंद्र ग्रहण का सम्मिलित प्रभाव 3 महीने तक रहेगा। सूर्य ग्रहण वायु तत्व की राशि तुला में लगा था, चंद्र ग्रहण अग्नि तत्व की राशि मेष में लगा था। दोनों ग्रहणों का वैश्विक प्रभाव देखने को मिलेगा। राष्ट्रों की नाम राशि के आधार पर गणना की जाए तो जिन राष्ट्रों की राशि मेष अथवा तुला है, उनको खास तौर पर अगले 3 महीने तक सतर्क रहना होगा। आपसी विवाद से बचना चाहिए, वरना भयंकर युद्ध से लेकर जन विद्रोह तक के हालात पैदा हो सकते हैं।
मेष राशि वाले नाम शुरू होते हैं च, चे, चो, ला, ले, लो, लू, औ। तुला राशि वाले नाम रा, री, रू, रे, रो, ता, तू, ते से होते हैं। चे से चेचन्या और रू से रूस के बीच जंग और जोर पकड़ सकती है। चीन और ताइवान में तनाव चल ही रहा है। अमेरिका रूस और चेचेनिया के बीच भी उलझा है, चीन और ताइवान के बीच भी उलझा है। अफगानिस्तान में मौजूदा तालिबान शासन को लेकर असंतोष पनप रहा है। साउथ चाइना सी को लेकर ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच तनातनी है। मामला राष्ट्रों के बीच युद्ध और तनातनी का ही नहीं, अगले 3 महीने प्राकृतिक आपदा, आर्थिक क्षति, व्यापारिक क्षति, राजनीतिक क्षति वाले भी हो सकते हैं। विश्व के अन्य राष्ट्रों में भी जहां बड़े आयोजन होंगे, जहां बड़ी संख्या में लोग एकत्र होकर जश्न मनाएंगे, जहां बड़ा आयोजन करेंगे, वहां बड़ी दुर्घटना की आशंका है। तेज गति से चलने वाले वाहन जैसे हवाई जहाज, सुपरफास्ट ट्रेन, बुलेट ट्रेन के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। वाहनों का संचालन सतर्क होकर नहीं किया गया तो बड़ी दुर्घटना की आशंका है। जाहिर है जब राष्ट्रों पर ग्रहण का असर पड़ सकता है, जब प्रकृति पर असर पड़ सकता है, आपदा आ सकती है और दुर्घटना हो सकती है, तो फिर इससे इंसान अछूता कैसे रह सकता है। चंद्र ग्रहण का इंसान की जिंदगी पर राशियों के हिसाब से प्रभाव पड़ता है। जहां पर जिस जगह आपकी जनपत्रिका के जिस खाने में ग्रहण पड़ रहा है, आपकी लाइफ के उस वॉक ऑफ लाइफ को वो प्रभावित करेगा। अगर लग्न में है तो शरीर को, दूसरे में है तो स्वभाव और धन को, तीसरे में है तो भाग्य पराक्रम को, चौथे में है माता भूमि भवन वाहन को, पांचवें में है रोमांस और संतान को, छठे में विद्या को, और छठे में है रोग शत्रु मित्र को, सप्तम में है जीवन साथी को, अष्टम में है तो आयु को और मृत्यु को, नवें में है तो भाग्य को, 10वें में है तो करियर को, पिता को, 11वें में है कामना पूर्ति को, और 12वें में पड़ रहा है तो शैया सुख और खर्चे को प्रभावित करता है। आने वाले 3 महीनों तक 12 में से 5 राशि ग्रहण के प्रभाव में सबसे ज्यादा होंगी। सबसे पहली राशि है मेष, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण मेष राशि में ही पड़ा था। अगले 3 महीने तक मेष राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। उन्हें बीमारी का खतरा ज्यादा है, इसके अलावा आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। वृषभ राशि वाले लोगों को अध्ययन का उचित परिणाम नहीं मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा दी है तो उसका उम्मीद से विपरीत परिणाम आ सकता है। कर्क राशि वाले लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उन्हें नौकरी में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तुला राशि के लोग खर्च सोच समझ कर करें, जरूरी कामों की वजह से आपका खर्च बहुत अधिक बढ़ जाएगा। धनु राशि वालों को नौकरी में उतार चढ़ाव देखने पड़ सकते हैं। अपने वरिष्ठों से दूरी बनाकर रखें और सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाएं। जाहिर है समस्या है तो उसके ज्योतिषीय समाधान भी तलाशने होंगे। अगर किसी की कुंडली है तो उस व्यक्ति को मानसिक रूप से कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और चंद्र ग्रहण के दौरान आप जैसा भी भविष्य में चाहते हैं तदनुकूल मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए। ये मंत्र आपके लिए फलदायी सिद्ध होते हैं और मंत्रों के जाप से आप चंद्र ग्रहण की इस एबनॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर बदल देते हैं, उसको एक अवसर बना लेते हैं कुछ पाने का। तो बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव और चंद्र ग्रहण के दौरान मंत्रों का पाठ करके आप भविष्य में अपने लिए जो भी चाहते हैं वो सब कुछ पाने का अवसर बना ले चंद्र ग्रहण। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।